दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच एक दूसरे के दाग दिखाकर कोसने का काम खूब चल रहा है, लेकिन कहीं भी इसके समाधान की चर्चा नहीं हो रही है। एमसीडी चुनाव से पहले इस दाग की आग और दहकती जा रही है। शुरुआत यमुना की गंदगी के साथ करेंगे। हर छठ शुरू हो चुका है। रोजे बेटी सुमन ऐसन बेटी उनको लागे, हे करेलू छठ बारातिया से उनको लाए। छठ व्रती अर्घ की तैयारी कर रहे हैं और दिल्ली की यमुना जहरीली झाग से स्वागत के इंतजार में है। इस झाग को हटाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से केमिकल का छिड़काव भी किया जा रहा है, ताकि कम से कम छठ के अर्घ से पहले कुछ दाग धोए जा सके। झाग के बीच कहीं कहीं से झांकती यमुना पर सियासी नाव फर्राटे भर रही है। बीजेपी ने यमुना की गंदगी को लेकर तोपों का रुख केजरीवाल सरकार की तरफ मोड़ दिया है। इसी कड़ी में केजरीवाल पर शिकंजा कसने के लिए बीजेपी के दो सांसद प्रवेश वर्मा और रमेश विधुड़ी आज फिर यमुना पहुंचे। दोनों सांसदों ने नाव से यमुना में घूम घूम कर केजरीवाल सरकार पर आरोपों की बौछार की। हम आए हैं यहाँ पर, यह है यमुना। यहाँ पर जो दिल्ली की एक लाइफ लाइन हो सकती है, जो दिल्ली में करीब 22 किलोमीटर बहती है, मगर दिल्ली के लोगों से पूछें कि दिल्ली में कोई नदी भी है तो वो कहते कौन सी नदी है। दिल्ली में तो एक गंदा नाला बहता है। आप यमुना जी को गंदा नाला कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, ये केजरीवाल ने बना दिया। हमारी माँ यमुना को केजरीवाल जी ने एक नाला बना दिया, गंदा नाला बना दिया। 1 रुपया आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। कल यहाँ पर छठ पर्व मनाया जाएगा, देश का सबसे बड़ा पर्व, सारे हमारे पूर्वांचल भाई बहनों की आस्था का पर्व। वो छिड़काव भी हो रहा है, वो जो ये छिड़काव क्या है? ये सारा केमिकल है। ये क्यों छिड़काव कर रहे हैं कि क्योंकि कल एक तस्वीर आई थी और पिछले साल एक आई थी तस्वीर, जिसमें सारे आपको झाग दिखाई दे रहे थे। आपको देखेंगे पीछे आपको झाग दिखाई दे रहे हैं। ये सारा यहाँ आते आते खत्म हो रहे हैं वो। ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया का वेस्ट है, जो सारा केमिकल है, जो झाग बन जाता है। तो दिल्ली सरकार के लोग एक और केमिकल लेके आए हैं। बातचीत के दौरान रमेश विधुड़ी ने केजरीवाल को 2015 में दिए बयान की याद भी दिलाई, जिसमें केजरीवाल ने खुद यमुना में डुबकी लगाने की बात कही थी। देखो, केजरीवाल साहब ने कहा था 2015 में, इसने कहा कि मैं यमुना को ऐसा कर दूंगा कि मैं भी इसमें डुबकी लगाऊंगा। ये 2015 में कहा इसने। इस वाले चुनाव में जब दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों को कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा, और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। यमुना को साफ करने के लिए हम लोगों ने पूरा जोर शोर के साथ युद्ध स्तर के ऊपर काम शुरू कर दिया है। यमुना में गंदगी की तरह सफाई में इस्तेमाल किए जा रहे केमिकल को लेकर भी नया कोहराम शुरू हो गया है। तो वहां पे झाग को छुपाने के लिए, उसको मारने के लिए एक बहुत ही जहरीला केमिकल यमुना जी में झाग के ऊपर डाला जा रहा था। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें वो बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा पर यमुना की साफ सफाई में अड़ंगा डालने का आरोप लगा रहे हैं। एक तो हम यहाँ पे लोगों को मार रहे हो, तुम 8 साल में तुम इसको साफ नहीं कर पाए। आपको कैसा लग रहा है कि लोग मर रहे हैं इससे? अरे तू इसमें डुबकी लगा चल अभी। किस में? ये केमिकल एफडीए इसमें, ये केमिकल एफडीए अप्रूव्ड, ये यूएस एफडीए से अप्रूव्ड है। इसको सर पे डाल दूं ये केमिकल? इसको एनएमसीजी ने भी अप्रूव किया है। ये केमिकल तेरे सर पर डाल दूं? तुम यहाँ पे केमिकल डाल रहे हो पानी में और यहाँ पे लोग लगाएंगे डुबकी, ये मैं तेरे सर पर डाल दूं? किसके? ये अप्रूव्ड है, यहाँ पे अपना कर रहा है, अप्रूव्ड है। शर्म नहीं आती तुम्हें? इतना ही नहीं, सौरभ भारद्वाज ने तो यहाँ तक दावा किया कि पूर्वांचल के लोगों ने बीजेपी नेताओं को वहाँ से भगा दिया। 8 साल से इनको अब आया ध्यान में करने के लिए। आज का देखिए ना, 8 साल पहले क्या हो रहा था वो मत देखिए। आज जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता आते ना यहाँ पे साफ सफाई करने। कौन आता था? कोई नहीं आता कभी। आपको नहीं दिखाई सर, मैं यहाँ रोज रहता हूँ, मैं यहीं आया हूँ, खुद आया हूँ अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में। आज आप आए हो? मैं आया हूँ पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में।
सर एवरी सैटरडे संडे आते हैं, आपको वीडियो भी दिखा सकते हैं हम। जबकि बीजेपी का आरोप है कि झाग खत्म करने के लिए जो केमिकल डाला जा रहा था वो काफी खतरनाक है। बीजेपी इसे पूर्वांचलियों के साथ छठ से पहले जानलेवा खेल बता रही है। लेकिन ये सफाई कर तो रहे हैं, ये देखिए ये जो सफाई हो रही है, ये सफाई नहीं कर रहे, ये केमिकल डालकर जब मीडिया दिखाने लगी, कल यहाँ पर मनोज तिवारी परवेश जी ने आकर इनकी पोल खोली है, तो इस झाग को खत्म करने के लिए इसको केमिकल डालकर झागों को शक कर रहे हैं, इनको खत्म कर रहे हैं जो झाग बन रहे हैं यहाँ पर। कुल मिलाकर कहें तो छठ को लेकर ये दंगल तेज हो चुका है, लेकिन इस तनाव का सीधा कनेक्शन चुनाव से है। दिल्ली में नगर निगम चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अखाड़े में उतर चुकी है। छठ से ठीक पहले बीजेपी यमुना की गंदगी का मुद्दा उठा रही है, तो आम आदमी पार्टी कूड़े का ढेर दिखा रही है। तो आपने देखा, बीजेपी यमुना का गंदा पानी दिखा रही है। जवाब में आम आदमी पार्टी दिल्ली में कूड़े का ढेर दिखाकर पूछ रही है कि जनाब, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? राजधानी दिल्ली में दाग को लेकर जो दूसरा दंगल चल रहा है वो कूड़े के ढेर का है। कल केजरीवाल गाजीपुर पहुंचे तो जमकर हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी और बीजेपी समर्थक आमने सामने आए और तकरार शुरू हो गई। आज गाजीपुर में सियासी नारे तो नहीं बुलंद हो रहे, लेकिन कूड़े के पहाड़ पर सियासी तकरार जारी है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी दिल्ली में 16 नए कूड़े के पहाड़ तैयार कर रही है। कूड़े का पहाड़ है, सियासत बारंबार है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच राजधानी दिल्ली में इस वक्त सियासत जोर मार रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और आप मेरे पीछे गाजीपुर का ये कूड़े का पहाड़ देख रहे हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने कमर कस रखी है और बीजेपी पर लगातार हमलावर है। वैसे टाइमिंग का भी खासा महत्व है, एमसीडी का चुनाव है। कूड़े पर चल रहे इस सियासी तनाव को एमसीडी चुनाव से जोड़कर जब सवाल पूछा गया तो आम आदमी पार्टी का जवाब सुन लीजिए। एमसीडी चुनाव नजदीक है, इस वजह से कूड़ा याद आ गया आप लोगों को? देखिए, अगर आप दिल्ली में किसी भी तरफ से आइए, आप नॉर्थ से आइए, साउथ से आइए, ईस्ट से आइए, कैसे पता चलता है कि दिल्ली आ गया? इन कूड़े के पहाड़ों की वजह से पता चलता है। यहाँ पे जहाँ पे हम गाजीपुर में खड़े हैं, ये कुतुब मीनार से ऊंचा कूड़े का पहाड़ है। 1.5 लाख टन कूड़ा है। जो तीनों दिल्ली के कूड़े के पहाड़ हैं, वहाँ पे एक्सपर्ट्स ने कह दिया है इन पर और कूड़ा नहीं डल सकता है। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 16 और जगह कूड़े का पहाड़ बनाने वाली है और इसी का आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है। इससे पहले आतिशी ने अपने विधानसभा इलाके कालकाजी में भी कूड़े के पहाड़ को लेकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। समर्थकों के साथ सड़क पर उतरकर नारेबाजी की। हमने बीजेपी से भी दिल्ली में कूड़े के ढेर को लेकर सवाल पूछा तो बीजेपी का कहना है कि ये हर शहर की कहानी है। आबादी इतनी ज्यादा है कि कूड़ा भी जमा होना तय है। और जो लैंडफिल साइट होती है, ये वर्ल्ड के हर शहर में आपको मिलेगी, हमारे देश के हर राज्य में मिलेगी और आपको पंजाब में भी 10-12 साइट आपको ऐसी मिलेगी, लैंडफिल साइट जिसको कहते हैं। कि दिल्ली में 2 करोड़ की आबादी है। 2 करोड़ की आबादी के पास में रोज एमसीडी की गाड़ी जाती है, वहाँ के अधिकारी सफाई कर्मचारी जाते हैं, उनके यहाँ से कूड़ा उठाते हैं और वो कूड़ा उठाकर एक जगह पर इकट्ठा करते हैं, उसको लैंडफिल साइट कहते हैं। तो कुल मिलाकर ये सारा झगड़ा एमसीडी चुनाव को लेकर चल रहा है। बीजेपी केजरीवाल को यमुना के गंदे पानी का आईना दिखा रही है तो केजरीवाल कूड़ा दिखाने का कोई मौका नहीं चूक रहे। हालांकि इन दोनों का खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ता है। दिल्ली के दाग की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ जो तीसरा सबसे बदनुमा दाग है वो प्रदूषण का है। दिल्ली में सर्दी के साथ ही प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। गुरुवार को प्रदूषण का स्तर 266 था, जो शुक्रवार की सुबह बढ़कर 329 पर पहुंच गया, यानी बेहद खराब स्थिति।
यहाँ भी आम आदमी पार्टी उपराज्यपाल के नाम पर बिल फाड़ रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि एलजी की वजह से प्रदूषण के खिलाफ अभियान में देरी हो रही है। इसलिए मेरा निवेदन है एलजी साहब से कि इस तरह की बहानेबाजी बंद करिए। आपको अगर मीडिया में केवल बयानबाजी करने का शौक है तो भाजपा का प्रवक्ता बन जाइए। सरकार के अंदर जो अच्छे काम हो रहे हैं उसको रोकिए मत। पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन प्रदूषण का स्तर जिस तरह से बढ़ रहा है उसे देखकर साफ है कि आने वाले दिनों में दिल्ली वालों की परेशानी और बढ़ सकती है। अब दिल्ली में कूड़े का पहाड़ हो, यमुना का झाग हो या फिर प्रदूषण, ये कम हो या ना हो, लेकिन इस पर फिलहाल राजनीति का पहाड़ कम होता दिख नहीं रहा है। दिल्ली के सियासी पाट के बीच जनता पिस रही है। तो भारत की बात में आगे बढ़ेंगे और अब बात उस नापाक साजिश की करेंगे जिसके जरिए देश को दहलाने की कोशिश की गई। जम्मू के रेलवे स्टेशन में कल भारी विस्फोटक और 18 डेटोनेटर्स बरामद होने के बाद हड़कंप मच गया। सुरक्षा कर्मियों के सर्च ऑपरेशन से आज जम्मू रेलवे स्टेशन छावनी में तब्दील नजर आया। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का पहरा। डॉग स्क्वाड से हर ओर छानबीन। रेलवे ट्रैक पर जवानों का दस्ता। चारों ओर बम डिटेक्टर के लिए सुरक्षा कर्मी। ये अलग अलग तस्वीरें जम्मू रेलवे स्टेशन की हैं। जम्मू का ये रेलवे स्टेशन अलर्ट मोड पर है क्योंकि कल यहाँ बड़ी आतंकी वारदात नाकाम हो गई। आतंकियों की साजिश के तार जम्मू रेलवे स्टेशन में कहीं और न फैले हों, इसी को नेस्ता नाबूद करने आज सुरक्षा कर्मियों का दल जम्मू रेलवे स्टेशन पर नजर आया। स्टेशन को भी खंगाला जा रहा है। हम इस समय जम्मू रेलवे स्टेशन पर हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू कश्मीर रेलवे पुलिस के ये जवान डॉग स्क्वाड के साथ यहाँ पर लगातार तलाशी अभियान छेड़ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो जम्मू से जम्मू रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर लगातार जो है सामान जो यात्रियों के पास है उस सामान को खंगाला जा रहा है और लगातार यहाँ पर चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। जम्मू रेलवे स्टेशन में सुरक्षा बलों की घेराबंदी कल दोपहर से तेज हो गई। कल दोपहर जम्मू रेलवे स्टेशन में सफाई के दौरान कर्मचारियों को स्टेशन परिसर में कार्टन मिला। ये कार्टन रेलवे स्टेशन के बीचों बीच बह रही नाली से बरामद हुआ। सफाई कर्मचारियों ने संदिग्ध कार्टन के बारे में सुरक्षा बलों को जानकारी दी। सुरक्षा कर्मी बम डिस्पोजल स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंचे और जब इस कार्टन को खोला गया तो कार्टन से 18 डेटोनेटर और भारी विस्फोटक मिला और इसके बाद सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन रेलवे स्टेशन परिसर के कोने कोने तक पहुंच गया। पुलिस ने एक व्यापक तलाशी अभियान यहां ट्रैक्स पर भी शुरू किया है। लगातार जम्मू रेलवे स्टेशन तक आने वाले इन ट्रैक्स को खंगाला जा रहा है और साथ में जो है यहाँ पर डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है ताकि किसी तरीके का कोई अगर विस्फोटक यहाँ हो तो उसको डिटेक्ट किया जा सके। आप देख सकते हैं जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर के विजुअल हैं ये, जहाँ पर लगातार अब रेलवे पुलिस और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के साथ साथ जम्मू पुलिस लगातार ट्रैक्स को भी खंगाल रही है। इतनी भारी मात्रा में डेटोनेटर और विस्फोटक जम्मू रेलवे स्टेशन पर किसने रखा, इसी सवाल के जवाब में सुरक्षाकर्मी रेलवे स्टेशन पर लगे तमाम सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब आतंकियों ने जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश रची है। इससे पहले सितंबर में भी आतंकियों ने उधमपुर में 8 घंटे के भीतर 2 धमाके किए थे, जिसमें बस में हुआ धमाका भी शामिल था। वहीं अप्रैल में पीएम मोदी के जम्मू दौरे से पहले आतंकियों ने सीआईएसएफ की बस पर हमला किया था और अब जम्मू रेलवे स्टेशन पर बरामद 18 डिटोनेटर और भारी विस्फोटक के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या रेलवे स्टेशन पर मिले विस्फोटकों का कोई आतंकी कनेक्शन है। इन विस्फोटकों को आखिर जम्मू रेलवे स्टेशन तक किसने पहुंचाया? क्या ये विस्फोटक जम्मू रेलवे स्टेशन पर इस्तेमाल होने थे? और इस साजिश के तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं क्योंकि सीमा से सटे इलाकों पर नापाक गतिविधि तेज हो रही है। ये तस्वीरें सीमा से लगे पंजाब के फिरोजपुर की हैं, जहां बीएसएफ को बड़ी कामयाबी मिली है।
सर्च ऑपरेशन के दौरान बीएसएफ जवानों को एक बैग में 3 AK-47 राइफल, 6 खाली मैगजीन समेत कई हथियार और 200 जिंदा कारतूस मिले हैं। अफ्रीकी देश केन्या में बीते 3 महीने से लापता भारतीय नागरिक की तलाश लगातार जारी है। भारत सरकार भी लगातार केन्याई सरकार के संपर्क में है और पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। बालाजी टेलीफिल्म्स के पूर्व COO जुल्फिकार अहमद खान का 21 जुलाई का यही वो आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट है जिसमें वो मसई मारा की मैजिकल मॉर्निंग का जिक्र कर रहे हैं। हालांकि इस खूबसूरत सुबह के बाद जुल्फिकार और उनके परिवार के सामने काली सियाह रात का सिलसिला शुरू हो गया। जुल्फिकार अपने एक और साथी जैद समी किदवई के साथ कीनिया में लापता हो गए। दावा किया जा रहा है कि जुल्फिकार और जैद को कीनिया में अगवा कर लिया गया। जुल्फिकार की तलाश में परेशान परिवार कीनिया के नैरोबी पहुंच चुका है। जुल्फिकार की गुमशुदगी को लेकर भारत सरकार भी गंभीर है। करीब 3 महीने बीत चुके हैं। सरकार पहले ही कीनिया सरकार से दोनों लापता भारतीय नागरिकों की तलाश में तेजी लाने की अपील कर चुकी है। 2 Indian nationals, Zulfikar Ahmed Khan and Zaid Sami Kidwai, they've been missing there in Kenya since I think mid-July, July 23rd is what I have. Number of hearings have taken place. I think recently this week I think one hearing took place. Our High Commission has been in continuous touch with the Kenyan authorities. Let me emphasize that we attach the highest consideration and attention to the safety and their well-being of these Indian nationals, like we do with many others. 23 अक्टूबर को भी विदेश मंत्रालय ने कीनियाई राजदूत को बुलाकर मामले पर चिंता जताई। केन्या में बीते दिनों पाकिस्तानी पत्रकार अरशद शरीफ की हत्या के बाद से बवाल मचा हुआ है। इस घटना से साफ है कि केन्या के हालात ठीक नहीं हैं और यही वजह है कि भारत सरकार लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि केन्या में लापता जुल्फिकार अहमद खान और मोहम्मद ज़ईद समी किदवई जैसे भारतीय नागरिकों का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। इस पूरे मामले को लेकर इस बात की चिंता ज्यादा है कि इन दोनों को लेकर फिलहाल केन्या सरकार की तरफ से न तो कोई आधिकारिक घोषणा की गई है, न ही ये बताया गया है कि ये दोनों कहां हैं, किस हालात की बात में बात दिल्ली की करेंगे, जहां रोड रेस का दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। एक कार सवार ने कई लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। एक तरफ जहां पूरा देश दिवाली मना रहा था, वहीं दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक भयानक हादसा हुआ। छोटी सी रोड में एक बाइक और गाड़ी दिखाई दे रही है। दोनों में किसी बात पर बहस हो रही है। कुछ और लोग भी सड़क पर जमा हो गए और ड्राइवर से बहस हो रही है। लोग एक दूसरे को समझाने की कोशिश में लगे हैं। तभी ड्राइवर अपनी गाड़ी में बैठता है और रोड पर खड़े बहुत से लोगों पर गाड़ी चढ़ा देता है। आसपास खड़े कई लोग गाड़ी की चपेट में आ गए। गाड़ी चढ़ाने के बाद आरोपी वहां से भाग भी जाता है। मामूली विवाद को लेकर 3 लोग घायल हो गए। तीनों का अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आरोपी वहां से तो भाग गया, लेकिन बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मामले में आईपीसी की धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती थी और ये लापरवाही का जीता जागता नमूना कि 3 लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में 2 युवक तमंचे से फायरिंग करते नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बैकग्राउंड में गाना और हाथ में तमंचा। बड़े मजे से युवक तमंचा हवा में लहराते हुए वीडियो बनवा रहा है और फिर गोली दाग देता है। और अब ये एक और तस्वीर देखिए, आसमान की ओर तमंचा और फायरिंग। गोली दागकर युवक कैमरे की ओर ऐसे बढ़ रहा है मानो कोई जंग जीत ली हो। लापरवाही की ये तस्वीरें यूपी के ललितपुर में नैनवारा गांव की हैं, जहां 2 युवक के तमंचे की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी जांच में जुट गई। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में गदर मचाने वाला इमरान खान का लॉन्ग मार्च आज शुरू हो गया। ये वो मार्च है जिसे पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात पैदा करने के तौर पर देखा जा रहा है। ये वो मार्च है जिसके जरिए इमरान खान एक बार फिर से सत्ता तक पहुंचने का सपना देख रहे हैं। पाकिस्तान की असली आजादी के तौर पर मार्च शुरू करने वाले इमरान आवाम से हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार रहने की अपील भी कर रहे हैं।
तो दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार भी चेतावनी दे चुकी है कि अगर हिंसा हुई, अगर हिंसा भड़की तो अंजाम बुरा होगा। सवाल यह है कि इमरान की हुंकार पर पाकिस्तान की सरकार कौन सा वार करेगी और इस तकरार में पाकिस्तान की आवाम कितनी बड़ी कीमत चुकाएगी। ये जो मेरी मार्च है, ये कोई सियासत के लिए नहीं, इसका सिर्फ एक मकसद है कि मैं अपनी कौम को आजाद करूं। मैं नवाज शरीफ की तरह भगोड़ा नहीं हूं और शहबाज शरीफ जिसका ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट में है कि इसने पुलिस मुकाबले में कितने लोग मरवाए हुए हैं, मैंने इस मुल्क से जाना नहीं, मेरा जीना मरना इस मुल्क पे है। हम कभी भी अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे। पाकिस्तान की सत्ता को हिलाने के लिए इमरान खान ने कर दिया है ऐलान, लेकिन इस ऐलान का क्या होगा अंजाम? कोई हमें यह ना हुक्म दे कि किसी और की जंग में हम शामिल हो और 80,000 अपने लोगों का किसी और मुल्क के लिए कुर्बानी दे। ना हमें ये कोई कहे कि अगर रूस हमें सस्ता तेल दे रहा है और मैं अपनी कौम को महंगाई से बचा सकता हूं, तो ना हमें कोई हुक्म करे कि हिंदुस्तान तो ले सकता है रूस से सस्ता तेल, लेकिन गुलाम पाकिस्तानियों को इजाजत नहीं। मुल्क की मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए इमरान खान ने भरी है हुंकार। मैं नवाज शरीफ की तरह भगोड़ा नहीं हूं, लेकिन इस हुंकार पर कौन सा पलटवार करेगी पाकिस्तान सरकार? मैं एक आजाद मुल्क देखना चाहता हूं क्या कर रहा है यार? और मैं वो मुल्क देखना चाहता हूं जिधर मेरे लोग आजाद हो। कैसे आजाद हो? इंसाफ के जरिए मेरी कौम के लोगों के हुकूक, उनकी हिफाजत हो। पूरी दुनिया यही सवाल तो पूछ रही है कि इमरान खान के इस लॉन्ग मार्च से आजादी मिलेगी या फिर उनकी झोली में सत्ता की चाबी गिरेगी। ये तस्वीर लाहौर के उसी लिबर्टी चौक की है जहां से इमरान खान ने अपना लॉन्ग मार्च शुरू किया है। तस्वीर बता रही है कि जमीन पर इंच भर भी जगह नहीं है। इमरान खान इसी हुजूम के इंतजार में तो थे ताकि इस्लामाबाद की तरफ कूच कर सके। जी बिस्मिल्लाह करें, सफर का आगाज करें, चले जी कंटेनर मूव करें। लेकिन इस्लामाबाद की दिशा में अपना कारवां बढ़ाने से पहले जब इमरान खान पाकिस्तान की सरकार और सेना पर बरस रहे थे तब काफी ड्रामा हुआ। इमरान खान के भाषण को तमाम पाकिस्तानी चैनलों ने लाइव काटा हुआ था, लेकिन जैसे ही इमरान खान ने बाजवा से सवाल पूछना शुरू किया वैसे ही उनका ऑडियो म्यूट कर दिया गया। मैं आज जनरल बाजवा आपसे पूछता हूं, ऑडियो म्यूट करने की प्रक्रिया एक बार नहीं बल्कि कई बार दोहराई गई। हकीकी आजादी और कैसे चाहते हैं? आपने ये कहा कि जी गैर आईनी चीजें, DGISI मैं कोई गैर आईनी चीज आज अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो जनाब ये पाकिस्तान है। यहाँ की मीडिया के लिए कानून है कि वो पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ एक लफ्ज भी प्रसारित नहीं करेगी और उसी का नतीजा है कि बार बार इमरान की रैली म्यूट हो रही थी। कान खोल के सुन लो मेरे। जब इमरान खान पाकिस्तान की सरकार और सेना को पूरी तरह कोस चुके थे तो उसके बाद शपथ वाला कार्यक्रम हुआ।
इमरान खान ने जनता को किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार रहने की शपथ दिलाई। मैं यहाँ से पढ़ूंगा, आपने वहाँ से रिपीट करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हल्फ उठाते हैं कि हम पाकिस्तान के आईन की हमेशा पासदारी करेंगे। हम पाकिस्तान की खुदमुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे कि हम कभी भी अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे और हम हकीकी आज़ादी के इस जिहाद में आखिर तक इमरान खान के साथ जद्दोजहद करेंगे और हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। हालांकि इमरान खान अपनी स्पीच में जनता को ये याद दिलाना नहीं भूले कि वो किसी भी नियम को नहीं तोड़ेंगे। हम सिर्फ उन इलाकों में जाएंगे, कोई कानून नहीं तोड़ेंगे, कोई रेड जोन में नहीं जाएंगे। हमेशा 26 साल हमने हमेशा कानून और आइन के बीच में हम चले हैं। दरअसल इमरान खान को नियम कानून के दायरे में रहने की याद इसलिए दिलानी पड़ रही है क्योंकि पाकिस्तान सरकार के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने चेतावनी दी है कि अगर लॉन्ग मार्च में हिंसा हुई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर वो चढ़ाई करने आ रहे हैं, अगर वो इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ने के लिए आ रहे हैं तो फिर ये बात वो बिल्कुल समझ लें। और मैं ये बड़े दो टोक अंदाज में इसको वाज़े करना चाहता हूँ कि किसी जत्थे को जो है वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने का मौका नहीं दिया जाएगा। और ऐसा करने, ऐसा सोचने और ऐसी बुरी नीयत से आने वालों के साथ जो है बहुत ही सख्ती के साथ निपटा जाएगा और उन्हें ऐसे अंजाम से दो चार किया जाएगा कि दोबारा कोई ये जथा कल्चर जो है इसकी जो है वो सोच भी ना रखे। 28 अक्टूबर को लाहौर से शुरू हो रहा ये मार्च 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगा। 7 दिन के भीतर इमरान खान 385 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले हैं। इमरान खान के इस मार्च के लिए पाकिस्तान सरकार ने भी तगड़ी तैयारी की है। लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए 13,000 से ज्यादा अधिकारियों की तैनाती की गई है। 4,265 फ्रंटियर कोर के जवान मोर्चे पर तैनात हैं। 3600 रेंजर्स ड्यूटी पर मौजूद हैं। 616 आंसू गैस की बंदूकें और 50,000 से ज्यादा आंसू गैस के गोलों का इंतजाम किया गया है। 611 बोर की 12 बंदूकें और करीब 36,700 गोलियों की व्यवस्था की गई है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि अगले 7 दिन पाकिस्तान पर कितने भारी साबित होने वाले हैं। तालियों की गूंज में बताइए कि इमरान खान से आप कितना प्यार करते हैं। पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की जान, इमरान खान का मार्च 7वें दिन इस्लामाबाद पहुंचेगा। इस्लामाबाद के रेड जोन में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस्लामाबाद जाने वाले रास्तों पर कंटेनर लगाकर रास्ते रोक दिए गए हैं। 22 सड़कों पर 525 कंटेनर लगाए गए हैं और 1100 कंटेनरों के जरिए इस्लामाबाद को पूरी तरह सील करने का प्लान है। इमरान खान पहले भी लॉन्ग मार्च वाली राजनीति कर चुके हैं। मई 2022 में भी इमरान लॉन्ग मार्च लेकर निकले थे, लेकिन पिछली बार पाकिस्तान के कई शहरों में इमरान के समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प शुरू हो गई थी। हिंसा के बाद पाकिस्तान सरकार ने सेना बुला ली थी और इमरान खान ने लॉन्ग मार्च रोक दिया था। हालांकि इमरान को इसका फायदा मिला और वो शहबाज सरकार के खिलाफ मोर्चा लेने वाले चेहरे के तौर पर स्थापित हो गए। इसका फायदा ये हुआ कि उपचुनाव में इमरान खान की पार्टी को जीत मिली। इमरान जब लॉन्ग मार्च करते हैं राजनीतिक तौर पर उन्हें फायदा जरूर मिला है और इस बार तो इमरान सीधे कुर्बानी मांग रहे हैं। इमरान खान के साथ जद्दोजहद करेंगे
और हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च की इनसाइड स्टोरी क्या है, उनकी रणनीति क्या है, पाकिस्तान की सड़कों पर समर्थकों का सैलाब लेकर निकलने के पीछे आखिर उनकी मंशा क्या है। मैं अपनी कौम को वाज़ेह कर दूं कि ये मार्च किस लिए है। मैं इसके ऊपर बहुत पहले भी बात करता रहा हूं, लेकिन मैं आज सारी कौम के सामने कि उसमें मेरी सारी कौम को कोई शक और शुबा ना हो कि इसका मकसद क्या है। पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, इमरान खान तशरीफ ला चुके हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने ऐसे ही मार्च की शुरुआत नहीं की। पहले पिच तैयार की। पिच तैयार करने के लिए 5 महीनों तक पाकिस्तान के तमाम शहरों में घूम घूम कर जनसभाएं की। सब सुन लो, ये चोरों को, जो चोरों का टोला है, जो 3 स्टूडेंट्स हैं, जो बाहर भगोड़ा बैठा है, आज सब सुन लो, ये कौम जाग गई है, बेदार हो गई है। इन जनसभाओं के जरिए इमरान खान पाकिस्तान की मौजूदा शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ समर्थकों को उकसा रहे थे और अपने पक्ष में माहौल बना रहे थे। ये गौर से सुने मेरी बात, ये जो शहबाज गिल से हुआ, ये इसलिए नहीं हुआ कि उसने कहा क्या, जो उसने कहा उससे बहुत ज्यादा नवाज शरीफ, शहबाज तो खैर बूट पॉलिश करता रहता है, नवाज शरीफ। इतना सब करते हुए जब इमरान खान को इस बात का भरोसा हो गया कि उनके लॉन्ग मार्च के लिए पिच तैयार हो चुकी है, तो वो पूरे तामझाम और तैयारी के साथ पाकिस्तान की सड़कों पर वहां की मौजूदा सरकार के खिलाफ मोर्चा बुलंद करने उतर गए। मुकाबले में कितने लोग मरवाए हुए हैं, इनके ऊपर आपको नजर रखनी है। हम कानून के बीच में रहेंगे, हम पुरअमन होंगे, हर जगह पुरअमन होंगे। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान इस वक्त सबसे भयानक आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। कंगाली और भुखमरी की कगार पर खड़ा ये वो मुल्क है जहां इतिहास की सबसे भयानक बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है कि पाकिस्तान को उठकर खड़े होने में बहुत लंबा वक्त लगेगा। अल्लाहू अकबर। आर्थिक अस्थिरता के इस दौर में अब इमरान खान का लॉन्ग मार्च राजनीतिक भूचाल के तौर पर सामने आने वाला है। इमरान अपनी पूरी ताकत इस मार्च को सफल बनाने में लगाएंगे, जबकि पाकिस्तान सरकार इमरान को रोकने में देश के संसाधन लगाएगी। बीच में पिसेगी जनता, जिसको पहले ही कुछ नहीं मिल रहा। अपने एजेंडे और स्वार्थ के लिए आम लोगों के सेंटिमेंट के साथ एक्सपेरिमेंट की होड़ मची है। इमरान खान के लॉन्ग मार्च में भारी भीड़ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरा का पूरा पाकिस्तान ही इमरान खान के साथ खड़ा नजर आ रहा हो। इमरान खान शहबाज शरीफ सरकार को भ्रष्ट बता रहे हैं, लेकिन खुद उन पर भी कुछ वैसे ही दाग हैं, जिसकी नजीर एक वीडियो के जरिए सामने आई है। पाकिस्तानी आवाम की ये वो आवाज है जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बीच सड़क पर शर्मिंदा कर रही है। टीवी स्क्रीन पर दिख रही इन तस्वीरों में घड़ी चोर की गूंज के बीच इमरान खान बचकर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो लाहौर कोर्ट के आसपास का है। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो 27 अक्टूबर का बताया जा रहा है। इमरान खान के खिलाफ घड़ी चोर के नारे क्यों लगाए जा रहे हैं
उसकी कहानी भी सुन लीजिए। दरअसल पाकिस्तानी पीएम की कुर्सी पर रहते हुए इमरान पर दुनिया भर से मिले बेशकीमती तोहफों को बेचने का आरोप है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर इमरान खान ने कई देशों का दौरा किया जहां उन्हें कई कीमती तोहफे मिले, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल था। सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान को 16 करोड़ रुपए की रिस्ट वॉच गिफ्ट की थी, जिसे पाकिस्तान में नियम के हिसाब से कैबिनेट के एक विभाग तोशाखाना में रखवाना था। लेकिन इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने बड़े मुनाफे के लिए इन तोहफों को बेच दिया। हालांकि इमरान खान ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। इनके जमाने में जब तोशाखाना में प्रेजेंट जाता था तो ये 15% पैसे दे के जो हुकूमत को जाती थी वो खरीद सकते थे। हम आए, हमने 50% रखा, 50% हुकूमत को जाता था और जो भी हम खरीदना चाहे हम खरीद सकते थे। जो भी मैंने खरीदी सब रिकॉर्ड के ऊपर है, सब कानून के अंदर है। मैंने उन पैसों से जो मेरे घर के नीचे सड़कें जो आम लोगों को भी फायदा पहुंचाती थी वो तोशाखाना के पैसे से सड़क ठीक की, हुकूमत का पैसा नहीं लिया। इमरान के कार्यकाल में 4 ऐसी चीजें गायब हुई जिसे लेकर इमरान खान की पाकिस्तान में किरकिरी हुई है, जिसमें बेशकीमती हीरे की अंगूठियां, जालीदार झुमके, कई जेवरात और एक हाथ घड़ी शामिल है। तोशाखाना से गायब हुई चीजों का हिसाब मांगने के लिए एक पाकिस्तानी शख्स ने कोर्ट में अर्जी भी लगाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तत्कालीन इमरान सरकार से पूछा था कि आप तोहफों की जानकारी आवाम को क्यों नहीं देते। इस पर सरकार के वकील ने कहा था, इससे मुल्क की सलामती यानी सुरक्षा को खतरा है। इसके अलावा दूसरे देशों से हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं, इसलिए आवाम को दूसरे देशों से मिले तोहफों की जानकारी नहीं दे सकते। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।